राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है, वित्त मंत्री की नमस्कार भी हो चुका है, मतलब अब वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन से रवाना होने को होंगी और इसके बाद वो सीधे पार्लियामेंट जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है वित्त मंत्री जी के ऊपर थोड़ा सा टेंशन तो होगा। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से ग्रोथ डी एक्सेलरेट करी है, जो एक्सेलरेशन पाथ था 8% के ऊपर का, मोदी जी का जो एक विजन है कि 47 तक हम 30-40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन सकें, वो सब तब तक संभव नहीं होगा अगर हम 8% की लगातार ग्रोथ, एक भी वर्ष ऐसा ना हो जब हम 8 से ना ग्रो करें। और इसके बावजूद भी आप इस वित्तीय वर्ष में भी हम 6.5% पे ग्रो किए। अगले वित्तीय वर्ष का बेस्ट केस सिनेरियो जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है वो बोल रहा है 6.5%। 6.5% भारत के लिए सूटेबल किसी है क्या? प्रॉब्लम क्या, रास्ते में क्या है ऐसी अड़चन? क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11-11 लाख करोड़ रुपए बिल्कुल सरकार खर्च करती है। देखिए मैं तो जीडीपी का जो है वो एक दिक्कत ये हुई है कि जो सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो चुनाव के कारण या जो भी कारण समझिए उसके कारण स्लो डाउन हुआ है, खर्च पूरा नहीं होता, खर्च पूरा नहीं हुआ। शुरू के 7-8 महीने में जो है अब जो है खर्च होना शुरू हुआ है, एक बात ये। दूसरा जो समस्या है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको भी कौन रोक रहा है? मतलब क्या नहीं रोक आप मान लीजिए ये लैपटॉप है, आप लैपटॉप बनाते हैं, आप 1 लाख लैपटॉप बनाने की कैपेसिटी है, आपकी फैक्ट्री है, लेकिन आपके पास डिमांड 90,000-95,000 की है, तो आप दूसरी यूनिट क्यों लगाएंगे? नहीं, अभी सरदारा साहब ये कह रहे थे कि डिमांड तो है लेकिन आप उसको चाइना से इंपोर्ट करके पूरी कर रहे हैं, बना नहीं रहे। सौरभ, जहां से सस्ता पड़ेगा आदमी वहीं से लेगा ना, ये भी तो देखना है और ये भी एक चुनौती है। लेकिन तो हम क्यों अभी तक अपने मैन्युफैक्चरर को वो प्रोत्साहन नहीं दे पाए कि आप यहीं बनाइए? भाई आप देखिए, प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि आज हम मोबाइल इक्विपमेंट का इंपोर्ट कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्टर थे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में भी जो है नंबर 2 पर है दुनिया में। चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके बावजूद भी आप मैन्युफैक्चरिंग, आप एग्रीगेट की बात करिए, क्योंकि आज बड़े विश्व एग्रीगेट लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज जीडीपी का 25% होना चाहिए। यहाँ पर अगर रोजगार हमको निर्मित करना है वो लगातार कम हो रहा है। अभी हम 12% 13% के आसपास, जीडीपी में 12% केवल मैन्युफैक्चरिंग है। रजत जी ये देखिए कि ये सबसे बड़ी इंडिया की इकोनॉमी हमेशा से कंजम्पशन लेड इकोनॉमी रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसको बढ़ाने की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा सर्विस सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ा है, आज जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 50% है। 1947 में एग्रीकल्चर का 50% हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर को एक तरह से इग्नोर किया पिछले 77 सालों में। ये जो 3 कृषि कानून आए थे, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता था एग्रीकल्चर रिफॉर्म का, जिसको वापस लेना पड़ा सरकार को। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बिना आप एग्रीकल्चर में सुधार नहीं ला सकते, जिसको लाने से रोक दिया गया। नहीं, अगर एग्रीकल्चर की ही बात करें तो सिर्फ पीएम सम्मान योजना जो पैसे मिलते हैं सालाना 6,000 रुपए, उसे बढ़ाना या क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना, क्या यही उम्मीद किसान करे या बाकी सेक्टर्स में भी किसानों को उम्मीद जतानी चाहिए? दीपक जी, मेरे को नहीं लगता कि इससे कुछ हो जाएगा। आपने 2,000, 6,000, 12,000 भी दे दिए, इससे चीजें नहीं बदलेंगी। आप देखिए, जो छोटा फार्मर है, जो 10-10 या 20-20 एकड़ वाले ऐसे फार्मर है ही नहीं, जो कम जोतते हैं या 1 बीघा या 2 बीघा वाले हैं, वो जो हैं उस तरह के फार्मर ज़्यादा हैं। उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उनके साथ क्या किया जाए, वो कैसे जो लोकल साहूकार है उसी के लिए कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग की मतलब 50 लोग मिलकर 1-1 एकड़ है, 50 एकड़ हो गया, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल बनेगा। 50 एकड़ में एक फसल कोई पैदा की जा रही है, पहले से उसके दाम की गारंटी है। जो कानून में था कि जो भी कॉर्पोरेट लेगा वो बताएगा कि हम इस दाम पर जब ये फसल तैयार होगी तो खरीदेंगे। अब वो दाम कम हो जाए, घाटा उसका बढ़ जाए, मुनाफा उसका नहीं। देखिए, लेकिन किसान के लिए प्राइस एश्योर्ड था। और मैं इसमें रजत माफ कीजिएगा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जो हालात बने, एक इकोसिस्टम आया ना देश के अंदर, कृषि कानून ये बेकार, हटाओ, वापस लेने पड़ गए, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी चीजें हैं, एक इकोसिस्टम हमारे यही बना हुआ है कि जो उद्योग होता है या जो लोग उद्योग कर रहे हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े रोजगार दे रहे हैं, वो सब चोर है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव हमारे यहाँ पर है और आप चाह के भी इस पॉलिटिकल नैरेटिव, लेकिन मोदी जी तो कम से कम आप उन पर तो ये इल्जाम नहीं लगा सकते, वो तो इंडस्ट्री के साथ खड़े रहते हैं। माइंडसेट कैसे बदलेंगे? माइंडसेट बदलने की बात है ना। आप जेआरडी टाटा का इंटरव्यू देखिए, वो वीडियो पर उपलब्ध है कि नेहरू जी से जब बात करते थे, इकोनॉमी की बात करते थे, खिड़की की तरफ चले जाते थे, कहते थे प्रॉफिट मत बोलो।
प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। ये माइंडसेट था कि जो बिजनेस करने आता है वो चोरी करने आता है, वो चोर है। लाल किले से पहली बार नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये वेल्थ क्रिएटर है, ये जॉब क्रिएट करते हैं। तो सर लिबरलाइजेशन को 35 साल हो गए, हम आज भी वही हैं। अब भाई, वहां से जिन तो हम लोगों ने काफी आगे बढ़े ना। लेकिन जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। वो पार्टी जिसने लिबरलाइज किया, आज उसका पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है ना? आज उसका पॉलिटिकल तो वो पार्टी आज कहां है ये भी तो देखिए ना। जो भी बात है, लेकिन ये भी एक हर्डल है, ये हमारे सिस्टम की एक हर्डल है कि हम हर आदमी को चोर साबित करना चाहते हैं, और खास तौर पर बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को। 91 में जो हुआ वो पॉलिटिकल कंसेंसस था, बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया था कि लिबरलाइज मत कीजिए जी। अब वो इकोनॉमिक हो या एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें हम लोग, तो उस तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। एक बाधा वो है, लेकिन सरकार इन सब बातों से नहीं बच सकती। सरकार से लोग ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे रास्ते में ये दिक्कत है। सरकार से लोग सुनना चाहते हैं कि इस दिक्कत को आप दूर कैसे करेंगे, इस बाधा को पार करके आप आगे हमको कैसे ले जाएंगे। तो सरकार को इसका जवाब, अब लेबर कोड पार्लियामेंट से पास हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ, लागू करना है स्टेट्स को। तो लेबर कोड लागू नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लागू नहीं होगा। आज आप नोएडा में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहें तो 35 से 36 आपको एनओसी लेनी पड़ती है। तो आधे लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, ये सब देखकर भाग जाते हैं, और यहाँ जो है उसको लगता है कि सर्विस ट्रेडिंग में रहो सबसे अच्छा है। लेकिन प्रदीप जी, इसमें मेरा एक ही मत है, इन सब चीजों के बावजूद पिछले 3 वर्षों से हम लोग लगातार 8% के आसपास में ग्रो कर रहे थे। ये जो स्टेप डाउन हुआ है, समस्या इसकी है। और इसीलिए सौरभ जी भी बोल रहे थे कि इस वित्तीय वर्ष और आने वाले वित्तीय वर्ष में अगर हम 6.5% की अनुमानित ग्रोथ पे अगर हम बढ़ रहे हैं, ये चीज गलत रास्ता है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज्यादा चिंतित इस विषय पे होंगे।